माता की। वाह, वेरी गुड। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री निमाई कविराज, श्री कार्तिक चंदपाल, हमारे लोकसभा के बहुत ही एक्टिव और इफेक्टिव मेंबर रायगंज लोकसभा क्षेत्र, श्री शंकर चक्रवर्ती, बीजेपी विभाग कन्वीनर मालदा विभाग, और श्री हेमचंद मंडल पूर्व जिलाध्यक्ष, श्री अजय सिंह एवं अपिल सिन्हा हमारे नौजवान कार्यकर्ता हैं, विशेषकर जिनके ऊपर प्रत्याशी को विजय दिलाने की जिम्मेदारी है। मेरे बहनों भाइयों, अब मैं अंतिम नाम बोलने जा रहा हूं। अंतिम नाम है हमारे बहादुर कैंडिडेट विराज विश्वास। बहनों भाइयों, यहां पर भाषण करने के लिए मैं पहली बार आया हूं, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां पर मौजूद हैं, इसलिए सबसे पहले सोबार आगे आमी बांग्लार माटी के एवं बंगलार मानुष के अमर प्रणाम जानाई। बहनों भाइयों, आज मैं आपसे एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही धनवान, समृद्ध बंगाल के निर्माण की अपील करने के लिए यहां पर आया हूं। आपको यह मैं कहने आया हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल दीजिए, टीएमसी को एक बार यहां पर टीएमसी की सरकार बदल दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। बहनों भाइयों, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके ऊपर कोई हाथ उठा सके और आपके साथ कोई जुल्म और अत्याचार कर सके। और यह काम यदि आप कर सकते हैं, यह काम आप अपने वोट के माध्यम से ही कर सकते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में। पश्चिमी बंगाल के आज हालात ऐसे हो गए हैं कि आम जनता को न्याय के लिए बराबर तरसना पड़ता है। उत्तर दिनाजपुर की कई घटनाएं इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है। कुछ साल पहले यहां 2 नौजवानों को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह अपने स्कूल में कह रहे थे कि साइंस टीचर की नियुक्ति होनी चाहिए। 2023 में एक मासूम लड़की के साथ बदतमीजी हुई और उसकी हत्या कर दी गई। जब लोगों ने न्याय मांगा, इंसाफ मांगा, तब वहां के पुलिस ने उन पर ज्यादती की और एक नौजवान को, इसी बंगाल मां की कोख से पैदा हुए एक नौजवान को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था। मेरे बहनों भाई, और आज तक उन परिवारों को कोई इंसाफ नहीं मिला है। न्याय की उम्मीद में यहां के लोगों ने अपने बच्चों की अंतिम संस्कार जो किया जाता है, अग्नि दी जाती है, वह तक भी नहीं दी। अजीबोगरीब हालात हैं यहां के। सोचिए कितना दर्द होगा उन परिवारों के दिल में जो आज तक अपने बच्चों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। बंगाल में भाई फोंटा, इसे भाई दूज कहते हैं हम लोगों की तरफ, इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं। भाई अरे को पाले दिलाम फोंटा, जोमेर दुआरे पोरलो कांटा। ताकि यमराज को कहती हैं, हमने जो ये तिलक लगाया है, यमराज हमारे भाई को छू नहीं सकता है। यह माताएं और बहनें दुआ करती हैं, यह मांग करती हैं। लेकिन बंगाल के जिन लोगों ने ममता जी को ममता दीदी कहकर पुकारा, ममता जी ने उनमें से बहुत सारे लोगों को यमराज के हवाले कर दिया। ममता दीदी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अपराध किया था हमारे बंगाल के लोगों ने? ऐसा जुल्म आपने क्यों किया? और इस बार के चुनाव में बंगाल की जनता, बहनों भाइयों, ममता जी से इस सवाल का जवाब लेकर रहेगी। बंगाल ने कादम्बिनी गुगली भी जैसी महान महिलाओं को जन्म दिया था, जिसने जो भारत की पहली महिला डॉक्टर थी। लेकिन यह बहुत बड़ी शर्म की बात है कि जिस स्थान ने देश को पहली महिला डॉक्टर दी, उस स्थान पर आरजी कार मेडिकल जैसी भयावह घटनाएं होती हैं और एक महिला के डॉक्टर के साथ रेप होता है।
उसका मर्डर कर दिया जाता है। मेरे बहनों भाइयों, आज बंगाल में हमारी बहनें और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मुख्यमंत्री स्वयं भी महिला हैं, फिर भी हमारे बहनों और बेटियों की हालत पश्चिमी बंगाल में यह हो गई है। आज देश का प्रतिरक्षा मंत्री होने के नाते कहने आया हूं, मेरे बहनों भाइयों, केवल कमल के फूल को जिता दीजिए, कोई मां का लाल आपके ऊपर हाथ नहीं उठाने पाएगा। मैं टीएमसी के बारे में कहता हूं, टीएमसी का फुल फॉर्म क्या है? टोटल मिस रूल एंड करप्शन। और टीएमसी बार बार भारतीय जनता पार्टी को बोहिरागोतो यानी बाहरी कहकर बंगाल की जनता को गुमराह करती हैं। अरे कोई टीएमसी को बताओ कि मैं जिस पार्टी से आता हूं, ये सब सारे लोग जिस पार्टी के आते हैं, उस पार्टी को जन्म देने वाला कोई था तो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जो बंगाल की कोख, बंगाली मां की कोख से पैदा हुए थे, बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे। और तो और जब 1952 में 1952 में जब चुनाव हुआ था, सारे देश में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए थे, तो 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी पार्टी के यदि कहीं से जीते थे तो वेस्ट बंगाल से जीते थे। मेरे बहनों भाइयों, और वह पार्टी कैसे बाहरी पार्टी हो गई है। आज यदि हमें बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा माना है बंगाल उनका है, और बंगाल के लोग भी मानते हैं कि मोदी जी उनके अपने हैं। और पहली बार बंगाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने का काम किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। मेरे बहनों भाइयों, और बंगाल के गौरव जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित यदि किया है तो हमारे मोदी जी की सरकार ने ही किया है। यह भी ममता जी को समझना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, बंकिम चंद्र जी की विरासत से फिर से लोगों के सामने लाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है, हमारी पार्टी ने किया है। और मैं बतलाना चाहता हूं, बंकिम चंद्र जी का जो यह वंदे मातरम था, इस पर 150 वर्ष पूरा होने पर पहली बार संसद के इतिहास में चर्चा हुई थी, और उस चर्चा की शुरुआत मैंने किया था। मेरे बहनों भाइयों, और हम लोगों का संकल्प है उनके सम्मान में, इसी बंगाल की धरती पर बंकिम बाबू के सम्मान में हम लोग म्यूजियम बनवाएंगे। मोदी जी ने भारत और बंगाल के गौरव सुभाष चंद्र बोस जी के सम्मान में 8 साल पहले ही अंडमान निकोबार के रास आइलैंड का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस किया था। ममता जी, आपको बतलाना चाहता हूं, जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं, सारे के सारे लोग बंगाल की धरती पर पैदा हुए थे और बंगाली माता की कोख से पैदा हुए थे। कैसे आप भारतीय जनता पार्टी को बाहरी कह सकती हैं? इस साल मैं बतलाना चाहता हूं कितना सम्मान हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री का इस बंगाल के प्रति है। 11 लोगों को हमारी सरकार ने पद्मश्री दिया है। पिछले साल भी बंगाल के 9 लोगों को सर्वाधिक सम्मानित किया गया है, तो बंगाल के लोगों को सम्मानित किया गया है। 2024 में 3 पद्म भूषण का सम्मान बंगाल के लोगों को दिए गए थे मेरे बहनों भाइयों, और 8 पद्मश्री यहां के लोगों को दिए थे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी बाहरी हो गई, आप अंदर की हो गई। कितने लोगों को आपने सम्मान दिया है? मेरे बहनों भाइयों, आजादी के 70 साल बाद भी बंगाल में एम्स जैसा हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल कोई नहीं था, और इस एम्स को देने का काम यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है बहनों भाइयों, और किसी ने नहीं किया। फिर भी ममता दीदी बराबर भारतीय जनता पार्टी को कहती हैं कि बाहर की पार्टी है। बहनों भाइयों, ममता जी को बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाई गई पार्टी बाहरी लगती है, और यहां के बांग्लादेशी घुसपैठिए ममता जी को अपने सगे लगते हैं, अपने घर के लगते हैं। बहनों भाइयों, इस बार दो टूक जवाब ममता जी को आपको देना है।
और मैं बतलाना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। कभी भी यहां के सांस्कृतिक गौरव को जो सम्मान देना चाहिए उन्होंने सम्मान नहीं दिया है। लेकिन अब मैं कहकर जा रहा हूं, अब यह अन्याय बंगाल की धरती पर नहीं चलने पाएगा। ममता दी सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का हमारा संकल्प है कुरमाली और राज बोंगशी जैसी भाषाओं को वह सम्मान मिलेगा जिसकी कि वह वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों भाषाओं को हम लोग सम्मान देंगे। इन्हें भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल करके हम न केवल इन भाषाओं को सम्मान देंगे बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी विरासत को भी हम मजबूत करेंगे। मेरे बहनों भाइयों, पिछले 15 वर्षों में तृणमूल कांग्रेस ने इस राज्य को बहुत सारे जख्म दिए हैं। इस राज्य को तृणमूल कांग्रेस ने बहुत घाव दिए हैं, बहुत दर्द दिया है। वाम और टीएमसी ने इस धरती को हिंसा से लाल किया है। बना दीजिए सरकार, देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो कि हमारी इस बंगाल की धरती को, यहां के बंगाल के लोगों के खून से लाल करने की जुर्रत कर सके। यहां की जनता को उन्होंने बेहाल किया है, यहां के लोगों को कंगाल किया है। सिंडिकेट राज चलाकर यहां के गुंडे और बदमाशों को मालामाल किया है। मेरे बहनों भाइयों, बंगाल कभी संस्कृति, शिक्षा और उद्योग का केंद्र हुआ करता था, लेकिन आज टीएमसी राज में यहां के लोग डर और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हो गए। ममता दीदी के राज में पश्चिमी बंगाल बीमार होकर इस समय वेंटिलेटर पर पहुंच गया है। बहनों भाइयों, फिर से पश्चिमी बंगाल को यदि कोई खड़ा कर सकता है पूरी ताकत के साथ, बंगाल को यदि कोई धनवान बना सकता है, यहां की बेरोजगारी की समस्या का समाधान यदि कोई पार्टी कर सकती है तो केवल और केवल हमारी और आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मेरे बहनों भाई, टीएमसी ने बंगाल को क्या दिया? टीएमसी ने सिंडिकेट राज और महाजंगल राज दिया। टीएमसी ने बंगाल को भ्रष्टाचार दिया। टीएमसी ने बंगाल को कट मनी का ऐसा सिस्टम दिया जिसने गरीब से गरीब व्यक्ति का हक भी छीन लिया है। यह योजना, हर योजना में बिचौलियों का जाल बिछा हुआ है और वह बिचौलिए इस जनता से, गरीब जनता से पैसा वसूलते हैं। कट मनी का सिस्टम बंगाल में कैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है, यह बतलाने की एक बहुत विस्तार में जाकर आवश्यकता नहीं है। आपको रिंकू प्रमाणिक की कहानी मालूम होगी, उससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपको मालूम होगा रिंकू जी की कहानी यहां फैले भ्रष्टाचार की एक दर्दनाक तस्वीर पेश करती है। रिंकू जी अपनी जमीन पर अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर बनाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए टीएमसी के गुंडों ने उनसे 1 लाख रुपए की मांग की थी। अपने जमीन पर अपना घर बनाना चाहती थी, लेकिन टीएमसी के गुंडों ने उनसे 1 लाख रुपए की मांग की और उनसे कहा गया जब तक पैसा नहीं मिलेगा तो कोई मजदूर उनके घर में काम करने के लिए नहीं आएगा और उनका पानी और बिजली का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। थक हार कर रिंकू जी ने सोचा कि चलो अपने घर का सपना पूरा करने के लिए टीएमसी को, गुंडों को 1 लाख रुपए दे देते हैं। रिंकू जी ने अपने गहने बेचे, कर्ज लिए, पैसे जुटाए और किसी तरीके से 1 लाख रुपया दे दिया। लेकिन बहनों भाइयों, उसके बाद भी उनका घर नहीं बना। चोरों का भी ईमान होता है, लेकिन बहनों भाइयों, टीएमसी के लोगों का न धर्म है, न दीन है, न कोई ईमान है। और बराबर मैं यहां के मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, यहां के मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, बराबर हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत पैदा करके इन्होंने मुस्लिम समाज का समर्थन हासिल किया है। लेकिन मुस्लिम भाई बतलाएं, उन्होंने आपके लिए क्या किया? आपको रोजगार दिया है, आपको धन दौलत दी है, आपको नौकरी दी है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम जाति, पंथ
मजहब की राजनीति नहीं करते, हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करते हैं मेरे बहनों भाइयों, जस्टिस और ह्यूमैनिटी की राजनीति करते हैं। बहुत हो चुका टीएमसी का अत्याचार। बंगाल में कटमनी लेने वालों को इस बार यहां से कटना होगा। कटमनी लेने वालों को बंगाल से कटना होगा। बंगाल में वह नहीं रह सकते मेरे बहनों भाइयों। और सिंडिकेट चलाने वालों को यहां से भगना होगा, क्योंकि जब 4 मई को चुनाव का रिजल्ट आएगा और जब बीजेपी की यहां सरकार बनेगी तो पूरे देश में उनके लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अधिकांश राज्यों में सरकार यदि किसी की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में भी हमारी सरकार है। और यह भी बतला दें, जो बदमाश आपकी जमीन पर गलत तरीके से कब्जा करेगा, आपके मकान पर गलत तरीके से कब्जा जमाएगा और कब्जा जमाकर यदि उसने अपना मकान बना लिया, कुछ खड़ा करने की कोशिश करेगा, तो वह उस बदमाश का, उस गुंडे का, चाहे जितना भी बड़ा मकान, कितने भी लाख और करोड़ रुपए का क्यों न हो, बहनों भाइयों हमारी सरकार आएगी तो हम बुलडोजर चलवा देंगे उस पर। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, बंगाल में कटमनी लेने वालों को इस बार यहां से कटना होगा। सिंडिकेट चलाने वालों को बंगाल छोड़कर भगना होगा। और मेरे बहनों भाइयों, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तब हम दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें स्थान पर खड़े थे। देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैसे सरकार चलाई है। धन दौलत के मामले में दुनिया के सारे देशों में हम 11वें स्थान पर खड़े थे, लेकिन कमाल कर दिया हमारे प्रधानमंत्री ने। 12 वर्षों के अंदर नहीं, 9-10 वर्षों के अंदर ही भारत को लाकर धन दौलत के मामले में, इकोनॉमी के मामले में दुनिया के देशों में 4थे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। बहनों भाइयों, 11वें स्थान से लाकर 4थे स्थान पर खड़ा कर दिया। ऐसे ही, लेकिन यह विकास मोदी जी के लाख चाहने के बावजूद ममता दी ने पश्चिम बंगाल में नहीं होने दिया। इसलिए आज आपको आश्वासन दिलाता हूं, अब समय आ गया है बंगाल के विकास का। अब समय आ गया है बंगाल के बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार देने का। अब समय आ गया है बंगाल के स्वाभिमान की रक्षा करने का। और जो आपका खोया हुआ गौरव है, उसको यदि कोई वापस दिला सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही खोया हुआ आपका गौरव वापस दिला सकती है। क्योंकि हमारी यहां भी सरकार होगी, यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। केंद्र में हमारी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है ही, डबल इंजन की सरकार। मेरे बहनों भाइयों, आपको 5 साल में एहसास करा देंगे विकास किसे कहते हैं, विकास कैसे होता है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे होता है, करके दिखा देंगे। यदि नहीं दिखाएंगे, सुन लीजिए, अभी ताली मत बजाइए, ताली बाद में बजाइएगा, सुन लीजिए मेरी बात। यदि हमने 5 साल में करके नहीं दिखाया तो बहनों भाइयों फिर भारतीय जनता पार्टी को कभी मौका मत देना, यह भी मैं कहने के लिए आया हूं। टीएमसी नाम ही ऐसा है, टोटल मिस रूल एंड करप्शन। टीएमसी ने बंगाल को बर्बादी के कगार पर पहुंचा है, लेकिन बंगाल को फिर से हम आबाद करेंगे। और टीएमसी के इस राक्षस राज से हम आपको मुक्ति दिलाएंगे मेरे बहनों भाइयों। हम लोग 1 करोड़ नए रोजगार के और स्वरोजगार के अवसर यहां पैदा करेंगे। और हम हर उस नौजवान को, ध्यान से सुनना, हम हर उस नौजवान को जिसके पास नौकरी नहीं है, हर महीने 3,000 रुपया देंगे, हर महीने 3,000 रुपया देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम दिसंबर 2026 तक, दिसंबर 2026, या भी अप्रैल चल रहा है, मई में चुनाव हो जाएगा, जून से लेकर दिसंबर तक 7 महीने में हम यहां पर सरकारी विभागों में जो खाली पद अभी तक पड़े हुए हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ और मेरिट के आधार पर उसे भर देंगे, नौजवानों को रोजगार दे देंगे मेरे बहनों भाई।
और यह नौकरियां और किसी को नहीं मिलेंगी। जो बंगाल के रहने वाले हैं, बंगाली हैं, उन्हीं को मिलेगी, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं मिलेगी। मेरे बहनों भाइयों, बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं। सरकार बना दीजिए, देखते हैं कैसे कोई अवैध घुसपैठिया बंगाल की सीमा में प्रवेश कर पाता है, और जो अवैध घुसपैठियां हैं उन्हें बाहर जाना पड़ेगा। क्या दुनिया का कोई देश कोई गलत तरीके से आकर बच जाए, उसको स्वीकार करेगा? बहनों भाइयों, हम बंगाल को एक ऐसी आर्थिक ताकत बनाना चाहते हैं जहां पर कि बड़े बड़े उद्योग भी हों, रोजगार भी हों। ऐसा हम बंगाल बनाना चाहते हैं। बंगाल को हम कंगाल बंगाल नहीं रहने देंगे, हम बंगाल को धनवान बंगाल बनाकर रहेंगे। कैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मेरी बात पर विश्वास न होता आप चले जाइए। आपके पड़ोस में ही असम है। हमने वहां चाय बागान में काम करने वाले लोगों को एक वादा किया था हमारी सरकार बन जाएगी तो हम आपको जो आपकी जमीन है वह देने का काम करेंगे। और बहनों भाइयों, जाकर पता लगा लीजिए, सरकार बन गई और चाय बागानों में काम करने वाले लोगों को हमने जमीन देने का काम पूरा कर दिया, उन्हें सम्मान देने का काम किया है। और जो चाय पैदा करते हैं उसको सारे विश्व में हम लोगों ने सम्मान दिलाया है। अब हमारा संकल्प है कि जो बंगाल के पुराने चाय बागानों को हम पुनर्जीवित करेंगे, और छोटे जो यहां के चाय उत्पादक हैं उनको हम बाजार से जोड़ने का काम करेंगे। दार्जिलिंग की चाय को विश्व स्तर पर मजबूत पहचान दिलाएगी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बहनों भाइयों, डबल इंजन की सरकार के द्वारा बीजेपी का साफ यह नजरिया है कि हमें नया बंगाल बनाना है, हमें विकसित बंगाल बनाना है, ऐसा बंगाल बनाना है जहां कोई किसी निरपराध व्यक्ति पर जुल्म और अत्याचार न ढा सके। हम ऐसा बंगाल बनाना चाहते हैं, और जो हम कहते हैं वह करते हैं। मैं विरोधी पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, कम्युनिस्ट पार्टी, एक उदाहरण बतला दो कि हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कुछ कहा हो और उसको न पूरा किया हो। जब हम अपने चुनावी घोषणा पत्र, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए हैं, बहनों भाइयों, एक एक वादे को हम लोगों ने पूरा किया है। यह है हमारी भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है वह करती है, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी सैक्रिफाइस हमें क्यों न करनी पड़ी। हम लोगों ने कहा था जम्मू कश्मीर की धारा 370 समाप्त कर देंगे, कर दिया बहनों भाइयों। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और रामलला ने हम लोगों को ला दिया, और वहां पर मंदिर, बहनों भाइयों, अयोध्या में हम लोगों ने बनवा दिया। और मैं देखता हूं यहां पर माताएं बहनें बहुत बैठी हैं। चिंता मत करना, विधानसभा लोकसभा में 1/3 33% आरक्षण आपको मिलने जा रहा है। अब विधानसभा में आप बैठेंगी, लोकसभा में आप बैठेंगी। और मैं आपको वादा करके जाना चाहता हूं, हमारी बंगाल में सरकार बना दीजिए, नौकरी में 100 में 33% महिलाएं ही होंगी, 33% उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और यह भी बतला कर जा रहा हूं, 75 लाख माताओं बहनों को हम इस वेस्ट बंगाल में लखपति दीदी बना देंगे। आज जिनके पास 100,000 रुपया नहीं है, वो 1-1 लाख रुपया की मालकिन हो जाएंगे। और हर माताओं और बहनों को हर महीने 3,000 रुपया देंगे, हर महीने 3,000 रुपया देंगे, ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, 40 वर्ष की कम की आयु की जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनको HPV वैक्सीन मिले, ताकि उन्हें गंभीर बीमारियों से सुरक्षा मिल सके। तो उन्हें वैक्सीन की भी, HPV वैक्सीन की भी सुविधा मुहैया कराएंगे। और इसके साथ ही 40 वर्ष से अधिक की उम्र की जो महिलाएं हैं, उनको
40 साल जिनकी उम्र हो गई है हमारी माताओं बहनें की, उससे ऊपर की हैं, तो कैंसर यदि हो गया तो उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। कैंसर यदि किसी को हो गया तो मुफ्त इलाज किया जाएगा, ताकि समय रहते बीमारी का पता चल जाए और उसका ठीक तरीके से इलाज हो जाए। मेरे बहनों भाइयों, ममता बनर्जी की सरकार ने 77 समुदायों को ओबीसी के लिस्ट में शामिल किया, जिसमें 75 केवल एक ही कौम के लोगों को शामिल किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हिंदू भी शामिल करिए, मुसलमान भी शामिल करिए, ईसाई भी शामिल करिए, कहां का न्याय है? मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ऐसा जो करता है वो आपके साथ न्याय नहीं करता है, वो इंसाफ आपके साथ नहीं करता है। राजा ऐसा होना चाहिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो इंसाफ और इंसानियत, जस्टिस और ह्यूमैनिटी के आधार पर राजनीति करे। मेरे बहनों भाई, यह केवल वोट पाने के लिए शेष समाज से मुस्लिम भाइयों को भी अलग कर रही हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अपने मुस्लिम भाइयों से भी आप इस बार फैसला करिए। हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, सभी के साथ न्याय करेंगे। जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, न्याय सभी को, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा। मेरे बहनों भाइयों, यह भी आपको विश्वास दिलाता हूं। अब टीएमसी, अब देखिए, केवल वोट पाने के चक्कर में अपने घोषणा पत्र में क्या कहा है उन्होंने? पश्चिमी बंगाल में अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास सबसे ज्यादा हुआ है। क्या विकास के कामों पर सिर्फ एक ही वर्ग का अधिकार होना चाहिए? या नहीं बोलना चाहिए उनको कहना चाहिए कि यहां पर भी सड़क नहीं है, यहां पर स्कूल नहीं है, चाहे वह हिंदू का क्षेत्र हो चाहे मुसलमान का क्षेत्र हो, सभी जगह हम इसका निर्माण कराएंगे। इंसाफ की बात तो यह हो, हम ऐसा ही इंसाफ आपके साथ करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, ममता दीदी बंगाल में कब्रिस्तान डेवलप करने के लिए तो कहती हैं, लेकिन बहनों भाइयों बिल्कुल यह सच बात है। टीएमसी के खुद के मैनिफेस्टो में लिखा है कि सरकार 9,900 कब्रिस्तानों के चारों ओर दीवार बनाने के लिए 1,387 करोड़ देगी। आप दीजिए, जो करना हो करिए, लेकिन मत भूलिए यहां हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, ईसाई रहता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। अल्लाह भी कहते हैं, अल्लाह को भी इंसाफ कबूल है। मेरे बहनों भाइयों, अल्लाह को भी बेईमानी कबूल नहीं है। आज हमारे बंगाल के नौजवान रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, यहां के किसान परेशान हैं, यहां के अस्पताल, यहां के स्कूल हालत इतनी खराब हो गई है, उनमें सुधार लाने की जरूरत है। सबकी चिंता करिए, लेकिन अब तो आप जा रही हैं ममता दी, अब क्या चिंता करेंगे? चिंता वो हम लोग करेंगे। मैं मानता हूं कि कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी का सम्मान किया जाना चाहिए। हम यह मानते हैं, न कि केवल वोट हासिल करने के लिए एक समुदाय को करिए ताकि दूसरे समुदाय के मन में एक पीड़ा हो, दर्द हो, प्रतिक्रिया हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि जब बंगाल में टीएमसी आज भ्रष्टाचार और हिंसा का पर्याय बन चुकी है, उनके नेताओं की दबंगई और गुंडई से लोग डरे हुए हैं, लोग सच बोलने में घबराते हैं, लोगों को भरोसा नहीं है कि पुलिस रक्षा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। पुलिस के ऊपर भी दबाव है। क्या यह वही बंगाल है जिसका सपना बंगाल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने दिया था? देश को आजाद कराने के लिए अपनी जानें दी थी। अब समय आ गया है कि भय, भूख और भ्रष्टाचार की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। बहनों भाइयों, यह अपील आप सबसे करने आया हूं। मैं चाहता हूं हमारा बंगाल ऐसा बने ताकि हमारा बंगाल सुरक्षित हो, हर बंगाली यह गर्व से साथ कह सके, हमारा बंगाल सुरक्षित है, हमारा बंगाल धनवान है, हमारा बंगाल समृद्ध है और हमारा बंगाल अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। यह डंके की चोट पर कह सके, हम ऐसा बंगाल बनाना चाहते हैं। इस चुनाव में बहनों भाइयों, आपके पास बीजेपी को जिताकर बंगाल के सुशासन के रास्ते पर ले जाने का बहुत बड़ा मौका है। अगर किसी तरीके से चूक हो गई
तो इस बंगाल को वो स्टोन युग, पाषाण युग में ममता दी पहुंचा देंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब यहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, औद्योगिक क्रांति होगी, लेकिन यदि यहां पर टीएमसी रह गई तो ब्लडी रिवॉल्यूशन होगा, यानी यहां पर खून की क्रांति होगी। इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं, और मैं तो जितना मैं बंगाल में घूमा हूं, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, लोगों ने मन बना लिया है। बहुत हुआ जोड़ा घास फूल, बंगाल मांगे कमल का फूल। मेरे भाइयों, लंबे समय तक कम्युनिस्टों को आपने देखा है यहां पर, 15 साल से लगातार आप टीएमसी को देख रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, इस बार भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोटों से जिताकर भेजिए, बम्पर वोटों से, ताकि यह सारे देश को संदेश चला जाए। किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री यदि जनता के साथ जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, तो उसका भी वही हश्र होगा जो कि बंगाल में टीएमसी का हुआ। यह संदेश सारे देश को जाना चाहिए। इसीलिए मैं आप सबसे आज यहां पर अपील करने के लिए आया हूं मेरे बहनों भाइयों, और आज के अवसर पर इससे ज्यादा न कुछ कहते हुए मैं आप सभी को शीश झुकाकर नमन करता हूं। और हमारे यहां के कैंडिडेट ठीक ठाक है ना, बढ़िया है ना। विराज विश्वास कहां है? विराज विश्वास देखिए, लड़का कितना नौजवान, विराज विश्वास देखिए। अब देखिए, हमारे कैंडिडेट को भगवान ने देखने लायक भी बनाया है। हमारा कैंडिडेट ऐसा है, मैंने देखा कि थोड़ा सा ही बोला लेकिन बहुत अच्छा बोला। और हमारे विराज विश्वास को यदि चुनकर आप पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भेजेंगे तो आपकी समस्याओं को प्रभावी तरीके से आवाज देने का काम कोई करेगा तो हमारा विराज विश्वास करेगा। बस कमल का फूल, मेरे बहनों भाइयों, यह मत भूलें। और मैं यह कहकर जा रहा हूं, यदि आपने विराज विश्वास को बम्पर वोटों से जिता दिया, तो मैं आपको यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, और विराज विश्वास को भी मैं कहूंगा, चुनाव जीतने के बाद कभी भी हमको एक बार जरूर बुला लेना। और अगली बार जब मैं आऊंगा बहनों भाइयों विराज विश्वास के जीतने के बाद, तो मैं फूलों का हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा, आप सभी का स्वागत करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।